नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं 2 सितंबर 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हमने नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरनमेंट, पर्यावरण और बहुत सारे जो डायनेमिक्स हैं उन सभी डायनेमिक्स को इस सेशन में कवर किया है। आपको मिलेगा स्टैटिक जीके और आप देख रहे हैं 1360 नंबर की क्लास। और आपको ये जो कंटेंट है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलता है, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स क्लास को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं अपने यहाँ पे पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न जो है वो है रमन मैग्सेस अवार्ड से रिलेटेड। तो रमन मैग्सेस पुरस्कार 2025 से हाल ही में किस को सम्मानित किया गया है? तो आप यहाँ पे देखो, एजुकेट गर्ल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एजुकेट गर्ल्स क्या है मैं आपको पूरा समझाऊंगा। हम इधर अदर ऑप्शंस को भी पूरा अच्छे से समझ लेते हैं। तो मनिका विश्वकर्मा अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया बनी है, तो ये भी आपको नोट करना है। मिस यूनिवर्स इंडिया कौन बनी है? मनिका विश्वकर्मा बनी है। गीतांजलि श्री को कौन सा अवार्ड मिला है? पेन ट्रांसलेटर अवार्ड। पेन ट्रांसलेटर अवार्ड यहाँ पे इनको मिला है। और वर्षा देशपांडे को अभी संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो एजुकेट गर्ल्स को रमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया है। हम समझते हैं कि रमन मैग्सेस पुरस्कार है क्या और एजुकेट गर्ल्स ने ऐसा क्या किया है कि इनको यहाँ पे सम्मानित किया है। तो फ्रेंड्स, 2025 का रमन मैग्सेस पुरस्कार घोषित हुआ और इसमें 3 प्राप्तकर्ताओं को, यानी यहाँ पे 3 ऐसे रेसिपिएंट हैं जिनको रमन मैग्सेस अवार्ड मिला है। तो एजुकेट गर्ल्स का संबंध भारत से है। तो लड़कियों की एजुकेशन पर फोकस करने वाली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ है एजुकेट गर्ल्स, ठीक है, नाम से स्पष्ट है। तो भारत की तरफ से एजुकेट गर्ल्स को रमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया। और मालदीव्स में शाहिना अली है जो एक प्रकार से पर्यावरण के लिए एडवोकेसी करती हैं, लॉयर है, तो इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। और तीसरे यहाँ पे हैं फ्लावियानो फ्लावी एंटोनियो एल विलानुएवा, फिलीपींस से। तो ये यहाँ पर कैथोलिक पादरी हैं जो गरीब और बेघर लोग हैं उनको यहाँ पे सेवा देते हैं और गरीबों के लिए काम करते हैं। तो ये तीसरे व्यक्ति जिनको ये अवार्ड यहाँ पे मिला है। अब मैं आपको एजुकेट गर्ल्स के बारे में थोड़ा और डिस्क्राइब करके बताऊंगा क्योंकि बात यहाँ पे भारत की आई है और भारत से बिलोंग करती है एनजीओ। तो 2007 में ये एनजीओ की स्थापना हुई है और एक नॉन प्रॉफिट लाभकारी संगठन है, नॉन प्रॉफिट, ठीक है, एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। सफीना हुसैन ने इसकी स्थापना करी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जो संगठन है इसका मेन फोकस होता है यहाँ पे जो रूरल एरियाज में गर्ल्स आती हैं उनको एजुकेट करना, बैकवर्ड एरियाज में जो गर्ल्स आती हैं उनको एजुकेट करना। तो रमन पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली संस्था है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को रमन मैग्सेस अवार्ड मिला लेकिन इंडिविजुअल कैटेगरी में मिला, किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिला है। लेकिन पहली यहाँ पे संस्था, पहली इंस्टीट्यूट जिनको अवार्ड दिया गया है इसका नाम है एजुकेट गर्ल्स। अब बात करते हैं रमन मैग्सेस पुरस्कार की। तो फ्रेंड्स, 1957 में रमन मैग्सेस पुरस्कार की जो स्थापना है फिलीपींस गवर्नमेंट और रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के द्वारा यहाँ पे करी गई और इसे कहते हैं हम एशिया का नोबेल प्राइज। तो ये अवार्ड जो है फिलीपींस के जो पहले राष्ट्रपति रह चुके रमन मैग्सेस उनकी याद पे दिया जाता है। 1958 में सबसे पहली बार अवार्ड किए गए और सबसे पहले व्यक्ति जिनको अवार्ड मिला था वो थे आचार्य विनोबा भावे, जिनको 1958 में ये अवार्ड यहाँ पे मिला, ये पुरस्कार इनको मिला। अब बहुत सारी कैटेगरीज है जिन कैटेगरीज में रमन मैग्सेस अवार्ड की घोषणा होती है, जैसे शासकीय की सेवा में, पब्लिक सर्विस में और कम्युनिटी लीडरशिप में, लिटरेचर, क्रिएटिव आर्ट्स और जर्नलिज्म में, पीस और इंटरनेशनल हार्मनी में, और यहाँ पे जो आने वाले लीडर्स हैं जो देश को लीड कर रहे हैं अच्छे कामों के लिए, उन सभी नेतृत्व करने वालों को भी मिलता है। अब देखो, भारत के 5 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको यहाँ पे अवार्ड दिया जा चुका है 16 से लेकर 23 के बीच में। अंतिम 5 भारतीय विजेता बता रहा हूं। तो 2019 में रवीश कुमार, आपको पता पत्रकार है, इनको मिल चुका है। डॉक्टर रवि कन्नन आर को 2023 में मिला है और 18 में भरत वाटवानी को मिला था। सोनम वांगचुक लद्दाख से बिलोंग करते, 2018 में मिला था। और वेज वाडा विल्सन को 2016 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और प्रश्न नंबर 2 है, ये नेशनल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। देश की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली किस नेशनल हाईवे पर शुरू करी गई है? तो पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम है जो लॉन्च किया गया किस नेशनल हाईवे में? तो NH48 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जब आप NH-48 से गुजरेंगे तो आपको इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, आपका पैसा पहले ही कट जाएगा। आपको अभी क्या करना पड़ता है कि आधे मिनट या 1 मिनट के लिए आपको इंतजार करना पड़ता है, वहां पे जाते हैं तो आपका फास्टैग रीड करके वो पैसा कटता है। तो ऐसा फ्री फ्लो यहाँ पे बनाया जाएगा सिस्टम, जिसमें पैसा अपने आप कट जाएगा और आप गुजर जाएंगे। तो राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ता जो नेशनल हाईवे का इस्तेमाल कर रहे हैं 48, तो उनको यहाँ पर निर्बाध का मतलब होता है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के वो एक्सपीरियंस अनुभव करेंगे। तो इसके लिए अभी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी और ICICI बैंक ने आपस में समझौता भी किया है। ठीक है। गुजरात के चौरासी शुल्क प्लाजा जो कि NH-48 में पड़ता है, देश का सबसे पहला ऐसा मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली लागू की जाएगी, इंप्लीमेंट करनी जाएगी। तो मल्टी लो फ्री फ्लोलिंग जो फ्री फ्लो यहाँ पे प्रणाली है कि ऐसे सिस्टम होती है जो गाड़ियों को टोल प्लाजा पर बिना रुके या धीमे किए भुगतान करने की सुविधा यहाँ पर देती है। ठीक है। अब मैं आपको 2025 में जो भी प्रथम घटनाएं हुई हैं वो मैं सारे करंट अफेयर्स आपको पढ़ा देता हूं, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन फंसे तो आप वहां पे रुके ना। तो गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला भारत ये पहला UAE बैंक है, इसका नाम है मशरिक बैंक। भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला अनंतटेक है। और नेक्स्ट है पहला स्टेट है UT जिसने इंटीग्रेट टीबी स्क्रीनिंग फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम स्टार्ट करी, पुडुचेरी है। तालिबान सरकार को ऑफिशियल तौर पे मान्यता देने वाला पहला देश रशिया है। भारत का पहला इंटीग्रेटेड फ्लड फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म जो पहले से आपको फ्लड के बारे में बता देगा, इसका नाम है सी फ्लड। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा फाजिल्का पंजाब में बना है। भारत का पहला तितली अभयारण्य केरल के अरलम वन में देखने को मिलेगा। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट अडानी ग्रुप का है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य जहां पे लिटरेसी रेट 98% अचीव हुई है वो मिजोरम है। तो एक करंट अफेयर्स के साथ हमने इतने सारे करंट अफेयर्स भी पढ़ लिए, आपका पुराना भी बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो जाएगा। अगर आप ध्यान से पूरे करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को सुनते हैं तो इस आधे घंटे की क्लास पे लगभग आप 300-250 इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ पे 250-300 इंपॉर्टेंट फैक्ट आप सीखते हो। भारत की सबसे बड़ी एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? लार्जेस्ट एरो इंजन टेस्टिंग एक सेंटर बनाएगा, इसका इनॉग्रेशन कहां पर किया गया है? तो गौतम बुद्ध नगर आपको यूपी में देखने को मिलेगा, वहां पर एरो इंजन टेस्टिंग सेंटर बनाया गया है। और इसका उद्घाटन हमारे भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ सिंह ने किया है। गौतम बुद्ध नगर यूपी में आपको देखने को मिलेगा उस स्थान पर। तो किस कंपनी की यूनिट यहां पे स्थापित की गई? तो राफे एम फीवर नाम की कंपनी है, उसकी यूनिट यहां पे स्थापित करी गई है। तो इसकी क्या क्या स्पेशल फीचर्स होंगे? तो फैसिलिटी होगा यहाँ पे डिफेंस इक्विपमेंट और ड्रोन, और भारत का सबसे बड़ा एरो इंजन, इसकी टेस्टिंग यहाँ पे की जाएगी, परीक्षण केंद्र बनाया गया है। अब मैं आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला हूं जो डिफेंस से रिलेटेड है। तो अभी ब्राइट स्टार 2025 का अभ्यास हुआ है, कहां पर? इजिप्ट में। नौसेना में शामिल किया गया जो युद्ध पोत है, इसका नाम है INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। भारत ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए लड़ाकू विमान के इंजन बनाने की साझेदारी फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी से करी है। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है, इसका हमने सफल टेस्टिंग किया है उड़ीसा में। स्लाइनेक्स अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। अभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र किसके बीच में होता है? भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। आपके लिए 3 स्टैटिक जीके के प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी को मैंडेटरी देना है। हर एक बच्चे को कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर देना ही देना है और सबका मैं रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है। किसके द्वारा मोदी का नीति शास्त्र नाम की किताब लिखी गई है? भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? किस अंतरिक्ष संगठन ने बृहस्पति के चंद्रमा का पता लगाने के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है? तो ये 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। INS कदमत किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुआ है? INS कदमत भेजा गया है, किस कंट्री भेजा गया है? वहां पे 50 नंबर का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, कहां पर? तो पापुआ न्यू गिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे पापुआ न्यू गिनी में शामिल हो रहा है। तो INS कदमत पापुआ न्यू गिनी के 50वें इंडिपेंडेंस डे पर वहां पे एक पोर्ट है मोरेस्बी, वो वहां पे पहुंचा है। तो मेरे पीछे तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं कदमत है। तो भारत ने एक एक्ट ईस्ट नीति लागू करी जिसमें हम
जो ईस्ट में देश आते हैं उन सभी के साथ हमारे मधुर संबंध रहे और हम उनके साथ बहुत सारे आयामों पे मिल करके काम करें। हमारा यही एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और हिंद प्रशांत सहयोग को दर्शाता है कि भारत ने अपना यहाँ पर इंडियन नेविगेशन से भेजा। तो जो कॉर्वेट स्वतंत्रता दिवस परेड है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होगा। तो पापुआ न्यू गिनी का स्वतंत्रता दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो 16 सितंबर में आपको देखने को मिलेगा। पापुआ न्यू गिनी पहले ऑस्ट्रेलिया के अंडर आता था, लोकेशन भी ऑस्ट्रेलिया के पास में, अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो 1975 में ये इंडिपेंडेंट हुआ है। अब पापुआ न्यू गिनी की आप लोकेशन देखो यहाँ पर, तो ये आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है और ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर रेड कलर में आपको पापुआ न्यू गिनी दिख रहा है। 1975 तक ये ऑस्ट्रेलिया के अंडर आता था, अब इंडिपेंडेंट है। तो चार्ल्स रीति यहाँ के सम्राट हैं, जेम्स मरापे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, पोर्ट मोरेस्बी यहाँ की कैपिटल है, कीना यहाँ की करेंसी है। आप यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी को देखो, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बगल में है, इंडोनेशिया के जस्ट बगल में है, ध्यान में रखिएगा, प्रशांत महासागर में आता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि आप अगर इस क्लास की पीडीएफ तुरंत ही क्लास के बाद डाउनलोड करना चाहते हैं तो स्टडी कर में क्लास की पीडीएफ जैसे क्लास खत्म होती मिल जाती है और शाम को 5 बजे टेलीग्राम पर भी अपलोड होती है। तो आपको डाउनलोड करना है स्टडी कर एप्लीकेशन, कोर्सेस एंड पीडीएफ में जाना, तो यहाँ पे अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच जो केवल 500 रुपीज में मिल रहा है। 2 क्लासेस चल रही हैं, एक सुबह दोपहर 1 बजे, शाम को 5 बजे। तो आज ही ज्वाइन करो, सारे विषय पढ़ोगे केवल 500 रुपीज में। टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, डेली करंट अफेयर, टेस्ट पास, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को अलग अलग प्लेटफॉर्म में, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह। और राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहां पे आपको पीडीएफ, नोट्स, क्विज, बहुत कुछ अपडेट्स मिलता है। ये नंबर है, सेव कर लीजिए। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इसमें कॉल कर सकते हैं, आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर को मैं भी रखता हूं, तो मैं भी आपसे बात करूंगा। किस देश में भूकंप आने से लगभग 800 लोगों की अभी तक आंकड़े बता रहे हैं मौत हो चुकी है? तो अफगानिस्तान में वैसे भूकंप आते ही रहते हैं। अफगानिस्तान ऐसे जोन पर है जहां पर हिमालय का लगातार कंस्ट्रक्शन हो रहा है और हिमालय जो बना है वो इंडिया की प्लेट और वहां पे जो चाइना की प्लेट है, इंडो यूरेशियन प्लेट के बीच में लगातार टकराव हो रहा है। तो अफगानिस्तान में 21 अगस्त को रात को भूकंप आया था लगभग 11:47 में और तीव्रता थी 6 की। इसमें 800 लोगों की अब तक की मौत हो चुकी है और 2500 से ज्यादा लोगों यहाँ पे इंजर्ड है। तो अमेरिका की जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जिसे हम यूएसजीएस कहते हैं, इन्होंने बताया कि 2 लाख की आबादी वाले जो शहर है जलालाबाद शहर, तो वहां से 17 मील दूर यहाँ पे भूकंप का केंद्र था जहाँ पे भूकंप अनुभव किया गया। तो आप यहाँ पे अफगानिस्तान देखो, मैप में आप देख लो, ये अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है और यहाँ पे जलालाबाद है जहाँ पे भूकंप आया और बहुत बड़ी तबाही मची। ये पाकिस्तान है, ये तजाकिस्तान है, ये तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है। तो ये पड़ोसी देश है जो कि अफगानिस्तान के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। अब तक जो बड़े बड़े भूकंप आए हैं 9.5 रिक्टर का 1960 में चिली में आया था, अलास्का अमेरिका में 1964 में, सुमात्रा इंडोनेशिया 2004 में, 2011 में तोहोकू जापान में। रिसेंट में सबसे बड़ा भूकंप आया था और वो 8.8 रिक्टर स्केल का था, कामचटका जो द्वीप थी रशिया में, प्रायद्वीप थी, वहां पर आया है। क्वेश्चन नंबर 6 आइए देखते हैं। सेना ने युद्ध कौशल 3.0 बहुक्षेत्रीय अभ्यास का आयोजन कहां पर किया है? वेयर हैज आर्मी कंडक्टेड द युद्ध कौशल 3.0 मल्टी जोनल एक्सरसाइज? तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में यह अभ्यास किए गए। तो अरुणाचल प्रदेश में युद्ध कौशल यानी स्किल्ड जो बढ़ाने के लिए अब हमारे सेना के बीच में हमारे बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी बनाए गए हैं उसका इंडिजिनियस यहाँ पर स्वदेशी प्रौद्योगिकी और संयुक्त अभ्यास के साथ बहु डोमेन युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन बढ़ाने के लिए अभ्यास किया गया। एक्चुअली इस अभ्यास करने का जो डिसीजन है आपको बता दूं, अरुणाचल प्रदेश के पास ही सेना लगी हुई है चाइना की। तो जब भी उसे मौका मिलता है तो चाइना घुसने का प्रयास करता है। तो हम ये अभ्यास करके थोड़ा बहुत डराते भी है कि भैया हम तैयार हैं, तुम थोड़ा भी घुसे, सावधानी तुम्हारी हटी, दुर्घटना तुम्हारे ऊपर घटी। तो हमारे भारतीय सैनिक छोड़ेंगे नहीं, इसलिए लगातार ये ट्रेनिंग करते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं कि कोई भी कभी भी जब चाहो तब बुलाओ, हम तुम्हें ठोक देंगे
और दुश्मनों को धूल चटा देंगे। अब देखो 2025 के बहुत सारे अभ्यास है, मैं पूरा रिवाइज करा देता हूं। तो धर्म गार्जियन, वायु गार्जियन, जिमेक्स, सिन्योमेट्री, ये इंडिया और जापान के बीच में अभ्यास होता है, ध्यान में रखना। एक्विरिन अभ्यास जो है ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में होता है, ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। इंद्र अभ्यास किसके बीच में होता है? ये इंडिया और रशिया के बीच में होता है, भारत और रशिया के बीच में। साइक्लोन 2025 ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में होता है, इंडिया और मिस्र के बीच में होता है। अगला है सूर्य किरण, ये इंडिया और नेपाल के बीच में होता है। विंग रेडर 2025 जो है हमारी भारत की जो आर्मी है और हमारी एयर फोर्स है, इन दोनों के बीच में अभ्यास होता है, इसको कहते हैं विंग्ड रेडर 2025। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, बढ़ चुके हैं 7वां प्रश्न। भारतीय विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कोकोनट डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो वर्ल्ड कोकोनट डे आज 2 सितंबर है और 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 1 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 1 सितंबर से राष्ट्रीय पोषण सप्ताह स्टार्ट हो जाता है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक की शुरुआत हो जाती है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत होती है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है और इसी दिन मेरा जन्म दिवस भी आता है, शिक्षक दिवस मनाते हैं। और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे भी मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, लिटरेसी डे मनाते हैं, ठीक है, 8 सितंबर को। क्लियर है? ओके। तो विश्व नारियल दिवस आज 2 सितंबर को मनाया जा रहा है और 2009 में फैसला किया गया था कि हम वर्ल्ड कोकोनट डे मनाएंगे। तो कोकोनट के बारे में, नारियल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे पोषण के लिए भी, इकोनॉमिकली भी, कल्चरली भी। आप देखो हर पूजा पाठ में नारियल चढ़ता है, तो इसके महत्व के बारे में लोगों को बताना इसका मेन मकसद है। अब देखो इसकी शुरुआत एपीसीसी ने करी, यानी एशियन पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी के द्वारा की गई है 1969 में, जकार्ता इंडोनेशिया में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भारत नंबर 1 है जो कि नारियल के उत्पादन में टॉप है, सेकंड इंडोनेशिया, थर्ड फिलीपींस, चौथा श्रीलंका, 5वां ब्राजील है। भारत पे टॉप में जो स्टेट है वो केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है। अब मैं आपको सितंबर महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज भी पढ़ा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। एलआईसी का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 1 सितंबर को। विश्व नारियल दिवस कब मनाते हैं? 2 सितंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 5 सितंबर को। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। हिमालय दिवस 9 सितंबर को। वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे तो ये मनाते 10 सितंबर को। और विश्व आत्महत्या निवारण दिवस 10 सितंबर को। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस तो 11 सितंबर को मनाते हैं, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। और हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। अभियंता दिवस, इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। ओजोन लेयर प्रिजर्वेशन डे 16 सितंबर। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर को मनाते हैं। हैदराबाद मुक्ति दिवस ये भी 17 सितंबर को। वर्ल्ड अल्जाइमर डे 21 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस ये भी 21 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। और विश्व नदी दिवस 24 सितंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड लंग्स डे 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। वर्ल्ड हार्ट डे ये 29 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हम 30 सितंबर को मनाते हैं। तो मैंने 2 मिनट के अंदर आपको सितंबर महीने के सारे महत्वपूर्ण जो दिवस हैं वो सारे एक तरफ से मैंने पूरा रिवाइज करा दिया, एक तरफ से मैं आपको पूरा पढ़ा दिया हूं। अब नोट कर लेना, आप सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। अगला है नारी रिपोर्ट 2025 पेश की गई, जिसमें महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित, सबसे सेफेस्ट सिटी कौन सा बताया गया है। तो सबसे जो सेफेस्ट सिटी बताया गया है वो यहाँ पे कोहिमा को बताया गया है कि कोहिमा नारियों के लिए, स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए सबसे सेफेस्ट सिटी है। तो नारी का फुल फॉर्म होता है नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, विजया रहाटकर अभी प्रेजेंट में इसकी चेयरमैन है, उन्होंने यहाँ पे इस रिपोर्ट को रिलीज किया। 31 शहरों में सर्वे किया गया 12,770 महिलाओं से बातचीत करके, और महिलाओं की वास्तविक सुरक्षा अनुभव को समझना इसका मेन उद्देश्य था इस रिपोर्ट का।
तो नागालैंड की जो कैपिटल कोहिमा है सबसे सेफेस्ट है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश सेकंड में है, उड़ीसा भुवनेश्वर तीसरे स्थान पर है, मिजोरम की कैपिटल आइजोल फोर्थ प्लेस पर है, और सिक्किम की जो गंगटोक है पांचवें, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर सिक्स्थ, और महाराष्ट्र की मुंबई सेवंथ पे है। सबसे ज्यादा असुरक्षित है दिल्ली, कोलकाता पश्चिम बंगाल का, बिहार का पटना, राजस्थान का जयपुर, ठीक है, और श्रीनगर जम्मू कश्मीर, और झारखंड की कैपिटल रांची, हरियाणा में जगह है फरीदाबाद। ये मोस्ट अनसेफ सिटीज की लिस्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कौन सा मेडल अभी हाल ही फिलहाल में जीता है? तो इन दोनों ने मिलकर के कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी, यहां पर इन दोनों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। तो यहां पे विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के चीन के तो यहां पर वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की सेमीफाइनल में ये चीन के 11 नंबर के चेन बो यांग और लियू से हारने के बाद इनको कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा, ठीक है। कांस्य पदक से इनको संतोष करना पड़ा, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो भारतीय जोड़ी का वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये दूसरा पदक था। 2022 में भी इन्होंने कांस्य पदक भारत को दिलाया था। अब मैं आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स भी रिवाइज करा देता हूं। तो अभी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने डूरन कप जीता है, सिंसिनाटी ओपन जीता है कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन से है, सिंसिनाटी ओपन जीता है महिला कैटेगरी में ईगा स्विटेक जो कि पोलैंड से है, और आईपीएल को जीता है पहली बार इतने सालों के बाद आरसीबी ने, ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया, भारत की जीडीपी का जो रेट है वो कितना है? तो भारत का जीडीपी का रेट 7.8% बताया गया है और सबसे तेजी से बढ़ रहा है। और यहाँ पे वर्तमान जीडीपी जो रेट है वो 7.8% बताई गई है। पिछले वर्ष के अगर हम बात करें तो 6.5% से कंपैरेटिवली ज़्यादा है। और इस रिपोर्ट को नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका मेन जो कारण बताया गया कि आखिर इतना तेजी से कैसे बढ़ा भारत की जीडीपी, तो ग्लोबल टैरिफ लगना था पहले से ही पता था। तो जो एक्सपोर्टर्स थे उन्होंने अपने एक्सपोर्ट को टाइम से पहले बढ़ा दिया, अमेरिका का इंतजार नहीं किया, बाकी देशों पे शिफ्टिंग करी। तो भारत की जीडीपी में काफी ज्यादा सुधार आया। जीडीपी होता क्या है? तो कोई भी कंट्री किसी भी देश की सीमा के भीतर एक मतलब एक साल के अंदर जो अंतिम उत्पादित वस्तु सेवाएं होती हैं उसको उस देश का जीडीपी कहते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है वो एनएसओ का गठन किया गया है 2019 में, ध्यान में रखिएगा 2019 में, और इसकी सिफारिश रंगराजन आयोग ने करी थी, उसके बाद इसकी स्थापना हुई है। तो भारत में सांख्यिकीय सिस्टम को अच्छा बनाना, बेहतर बनाना, विकसित करना, कोऑर्डिनेट करना, इसके मकसद से स्थापित किया गया। आईसीसी और गूगल ने किस खेल को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक साझेदारी की हाल ही में घोषणा करी है? आईसीसी और यहाँ पे गूगल ने कहा है कि महिला क्रिकेट को हमको बढ़ाना है, विमेंस क्रिकेट को, और इसके लिए हम पूरा संभव प्रयास करेंगे। तो महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए आईसीसी और गूगल ने पार्टनरशिप करी है। गूगल के टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जो महिला क्रिकेट है यानी वीमेंस क्रिकेट है उसमें और भी ज़्यादा ऑडियंस जुड़े और डिजिटल पहुंच बढ़ाई जाएगी। इसमें जब भी मैच होगा तो लाइव अपडेट गूगल देगा, स्टोरीज लगवाएगा, वहाँ के लोकल लैंग्वेजेस में आपको खबरें मिलेंगी और हाइलाइट्स मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो टूर्नामेंट अभी महिला विश्व कप होना है 2025 में भारत श्रीलंका में, ये फोकस है, और T20 वर्ल्ड कप होना है 2026 में इंग्लैंड वेल्स में। तो इन दोनों सीरीज पर ध्यान दिया जाएगा टूर्नामेंट्स पे। ओडिशा सरकार के द्वारा घोषणा करी गई है कि ई बस अपनाने में भारत में ओडिशा का कौन सा स्थान है? तो ओडिशा गवर्नमेंट ने बताया है कि 5वें स्थान पर है वो जिन्होंने ई बस को अडॉप्ट किया है। तो ई बस क्या होता है? जहां पे इलेक्ट्रिकल बसेस का ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा है, पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन। यहाँ पर वैसे हाइड्रोजन भी अच्छा वैकल्पिक ऊर्जा, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है। तो यहाँ पे ई बस का इस्तेमाल बहुत तेजी से हो रहा है जिससे कि ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि 450 ई बस हमने पहले ही दिन सड़कों पे चलाई है और भुवनेश्वर, कटक, पुरी में हमने संचालित किया है।
और वैसे टॉप में दिल्ली है, और सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे कर्नाटक, फोर्थ पे यूपी और पांचवें स्थान पर उड़ीसा है जो ई बस चला रहा है। प्यारे साथियों, आपने 25 मिनट के अंदर 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा। एक एक चीज आपको मैंने बताई, डिस्कस कराई। अब बारी है यहाँ पे अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स की, जहां पे आप RRR रिवीजन करोगे। 71 नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो 12th फेल को मिला है। ठीक है। यूपी का पहला निजी रेलवे स्टेशन कहां पे तैयार किया गया? तो यूपी का पहला निजी रेलवे स्टेशन लखनऊ में तैयार किया गया। लखनऊ में सड़क का नाम चेंज किया गया, किसके नाम पे रखा गया है? तो शुभांशु शुक्ला के नाम पे रखा गया। किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में बाल गरीबी का खुलासा किया है? तो बांग्लादेश ने बताया है कि वहां पे बहुत ज्यादा चाइल्ड पॉवर्टी बढ़ी हुई है। किस स्पेस एजेंसी के द्वारा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए क्रू 11 मिशन लॉन्च किया गया है? तो नासा ने इसे लॉन्च किया। ए इसका राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, कल 1 सितंबर था और 1 सितंबर के बहुत सारे करंट अफेयर्स मैंने पढ़ाए हैं, मैं आपका रिवीजन कराऊंगा। संघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया? तो ये तियानजिन चाइना में हुआ। चंद्रयान 5 मिशन किन दो देशों के बीच में एक इंपॉर्टेंट समझौता है? तो चंद्रयान मिशन के बीच में भारत और जापान ने एंट्री मारी है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 पे पहले स्थान पे कौन सा स्टेट है? तो पहले स्थान पे महाराष्ट्र को मिला है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना किस राज्य में शुरू करी गई है? तो बिहार में स्टार्ट किया गया है। पुमथम वेचायाचाई किस देश के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो ये कहां के बने हैं? थाईलैंड के। ठीक है। नेक्स्ट है सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का टाइटल किसने जीता है? भारत ने जीता, नेपाल को हरा के। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास निर्माण प्लांट किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो उसे नोएडा में स्थापित किया जाएगा। दारुमा गुड़िया प्राइम मिनिस्टर मोदी को जापान के किस मंदिर के मुख्य पुजारी ने गिफ्ट करी थी? तो यहां पर इसका नाम है शोरिनजान दारुमा जी मंदिर। कौन सी कंपनी सिंगापुर से 3 गुना बड़ा सौर प्रोजेक्ट पे काम कर रही है? रिलायंस इंडस्ट्रीज काम करे गुजरात में। भारत का पहला AI बेस्ड जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? तो इसका नाम है आदिवाणी। क्या नाम है इसका? आदिवाणी नाम है। राघव गुप्ता को किस कंपनी में भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा पहल के लिए हाल ही में अपॉइंट किया गया है? तो OpenAI में इनको अपॉइंट किया गया है। हाल ही में किस देश ने स्कूल कक्षाओं में मोबाइल फोन पर पूरी तरीके से बैन लगाया है? तो साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया ने पूरी तरीके से अभी हाल ही फिलहाल में बैन लगाया। अब प्यारे साथियों, हम बात करेंगे ल्यूसेंट जीके में PYQ की, कि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं 2016 में टियर फर्स्ट में आया हुआ प्रश्न है। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण, नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बनाया गया था किन राज्यों के बीच में जल के बंटवारा को सुलझाने के लिए? तो ये विवाद 4 राज्यों के बीच में था, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और MP। इनमें से मठों में कौन सा मठ सिक्किम में है? तो इसका नाम है रुमटेक मठ। ठीक है, बौद्ध मठ है। भारत के कच्छ का रण क्यों प्रसिद्ध है? तो भारत का कच्छ का रण ज्वारी मिट्टी के मैदान के लिए प्रसिद्ध है। आपके लिए एक प्रश्न है, किसे रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको मेरे पीछे एक तस्वीर दिख रही है, एक व्यक्ति की पहचान करना, ये तस्वीर किस व्यक्ति की है और ये किस लिए जाने जाते हैं। प्यारे साथियों, अभी भी मौका है आपके पास, जो नए बच्चे हैं, अर्जुन GS फाउंडेशन बैच में ज्वाइन होने का, और लगातार आपकी 2 क्लासेस हो रही हैं और हम यहाँ पे जल्दी पॉलिटी हिस्ट्री भी स्टार्ट कर देंगे 1-2 दिन के अंदर। अभी आपकी बायोलॉजी ज्योग्राफी चल रही है, तो 11 विषय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स। 3 साल की वैलिडिटी के साथ गणेश 500 कूपन कोड आपको यूज करना है, जहां पे आपको 500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा स्टेट, PSC, SSC, रेलवे, डिफेंस, भारत के हर एग्जाम्स के लिए। आप रिकॉर्डेड वीडियो, टॉपिक वाइज सेशन, डिस्कशन टेस्ट, ये 499 में मिलेगा। तो ये सारा सिलेबस आपका 7 से 8 महीने में कंप्लीट होगा। 500 प्लस वीडियो आपको मिलेंगे। टाइमिंग हमारी 1 to 2 है और 5 to 6 है। 2 बार आपकी क्लास होगी एक दिन के अंदर। और आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, कोर्सेस एंड PDF में जाना है, अर्जुन GS फाउंडेशन बैच में जाना है, वहां पे जाकर के आपको एनरोल करना होगा। यहाँ पे डेली फ्री टेस्ट भी दीजिएगा, जहाँ पे आपकी रैंक पता चलेगी। E-बुक्स हैं, डेली करंट अफेयर्स है, टेस्ट पास है। तो आप स्टैटिक GK की बुक को भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा।
4000 प्लस टेस्ट। देखिए 2025 का अगर आपको 12 महीने का मंथली करंट अफेयर चाहिए, ये केवल आपको 199 में मिल रहा है। आपको कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100, और अगर आपको हिंदी मीडियम में चाहिए तो ये भी वहीं पे मिलेगा। तो जहाँ पे अर्जुन जी फाउंडेशन बैच है उसके ठीक नीचे आपको ये पैकेज मिलेगा। 6 महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक भी है, और अभी आज ही अगस्त महीने की इंपॉर्टेंट ई बुक लॉन्च हो जाएगी, तो आप डाउनलोड कर लेना। 1000 टॉपिक व स्टैटिक पीडीएफ, 1000 करंट अफेयर पीडीएफ भी आपके लिए उपलब्ध करवाई गई है। तो आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, आपने एक एक पॉइंट को अच्छे से समझा होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका डेली सुबह 7 बजे एक और लेक्चर आता है, तो अभी बिहार जीके आएगा 1 घंटे के बाद, तो आप बिहार जीके पढ़ लेना। 5 बजे है, 2 घंटे बाद आपका लेक्चर आएगा। तो बिहार के जो बच्चे बहुत इंतजार कर रहे थे, पिछले 12 महीने का हम यहाँ पे करंट अफेयर्स लेके आए हैं, जा करके पढ़ लेना, और आपका वहाँ पे बिहार करंट अफेयर हो जाएगा। बीपीएससी के लिए और टीआरई के लिए बहुत सारे एग्जाम बिहार में होने वाले हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसे तैयार किया है। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, अपने दोस्तों को बताओ कि कैसा पढ़ाते हैं आपके राजा सर, और कमेंट बॉक्स पे अपना भरमार जो है फीडबैक भी दो। अच्छा बुरा जो भी है हम सुधार करेंगे, अगर बुरा है, अच्छा है तो हम उसे अप्रिशिएट करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे मिल करके। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे अगले इंपॉर्टेंट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।